जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों के कृत्रिम पुनर्जनन के उद्देश्य। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट कहते किसको हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट कहते किसको हैं तो कई सारे ऑब्जेक्टिव तो आपने मन से भी लिख पाएंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो ये एक फॉरेस्ट का एरिया है और इस फॉरेस्ट के एरिया में ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जो हमने अभी मार्क किया है, इस वाले हिस्से की जो फॉरेस्ट है यानी जो पेड़ है वो आग के कारण जल के नष्ट हो चुके हैं। अब इस एरिया में दोबारा से वनों को रीजनरेट करना या दोबारा से वनों को उगाना ही रीजनरेशन कहलाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इस वाली इमेज में इसको समझो। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप ये जो एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले पेड़ थे। हालांकि आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं जो अभी हम मार्क कर रहे हैं, जितना भी आप ये एरिया देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, यहाँ पे पहले पौधे थे लेकिन हल्के 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 ये किसी या तो काट लिए गए या किसी कारणवश नष्ट हो गए। अब इन एरिया में दोबारा से जब हम फॉरेस्ट को उगाएंगे या दोबारा से हम वनों को या पेड़ों को लगाएंगे तो उसी को कहेंगे हम रीजनरेशन। आप समझ पा रहे हैं, यानी किसी एरिया में जब हम दोबारा से पौधों को उगाते हैं यानी रीजनरेट करते हैं तो उसी को रीजनरेशन कहते हैं। ये जो रीजनरेशन है ना, ये दो प्रकार का होता है। पहला है नेचुरल रीजनरेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल रीजनरेशन। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर ऐसा रीजनरेशन है जो प्राकृतिक तरीके से हो रहा है और जिसमें मनुष्य कोई हाथ नहीं है, वो नेचुरल रीजनरेशन है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होगा, हल्के हल्के फिर से जो इस एरिया में पौधे हैं वो ग्रो करेंगे और ये जो पौधे हैं अगर वो स्वयं ग्रो कर रहे हैं यानी स्वयं रीजनरेट हो रहे हैं, उसमें मनुष्य कोई हाथ नहीं है, तो वो नेचुरल रीजनरेशन है। लेकिन इसके अपोजिट जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है ना, उसमें क्या होता है कि कोई मनुष्य इस एरिया में जाएगा, ठीक, और इस एरिया में पौधों को यानी पेड़ों को लगाएगा, तब हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन। यानी देखो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर प्राकृतिक तरीके से हो रहा है तो वो नेचुरल रीजनरेशन है, लेकिन मनुष्य उसको कर रहा है तो वो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है। और हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो भी ये आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट ही है, यानी ऐसा रीजनरेशन जिसको मनुष्य कर रहा है। तो इसी के आज हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से इसकी थ्योरी देख के भी समझ लेते हैं। तो देखो, किसी स्थान पर वनों के नष्ट हो जाने की वजह से जब मानव उन वनों को दोबारा उगाता है तो उसी को कृत्रिम पुनर्जनन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की मीनिंग को अगर हम पेड़ों के संदर्भ में समझें तो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होगा हम वनों को क्यों लगा रहे हैं या उसको लगाने का क्या लक्ष्य है, उसी को हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। अब आप सोचो, अगर हम किसी एरिया में फॉरेस्ट को रीजनरेट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे होंगे या क्या लक्ष्य होगा, अगर आप इसको सोच पाएंगे तो वही इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझो, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पहला रीजन है वनों को लगाने के लिए वो होगा टिम्बर प्रोडक्शन यानी लकड़ी उत्पादन, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण। इसी तरीके तीसरा हो जाएगा फॉरेस्ट कवर एरिया को बढ़ाने के लिए। चौथा आपका हो जाएगा जो आपके वन्य जीव होते हैं उनके लिए नए नए आवास बनाने के लिए। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव सोच पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अभी ये नहीं सोच पा रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव, तो हमने आपके लिए ऑलरेडी जो इसके मुख्य या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं 8 वो आपके लिए दिए हैं, जिसमें पहला है
टिम्बर प्रोडक्शन यानी लकड़ी उत्पादन, दूसरा है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण, तीसरा है सॉइल कंजर्वेशन मृदा संरक्षण, रिसर्च एंड एजुकेशन अनुसंधान और शिक्षा, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरिया यानी खराब क्षेत्रों का उपयोग, इकोनॉमिक बेनिफिट यानी आर्थिक लाभ, इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया और फिर लास्ट है कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का नियंत्रण। तो दोस्तों इन सभी को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा हमने बताया जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टिम्बर प्रोडक्शन यानी लकड़ी उत्पादन। तो देखो इसका क्या मतलब है, तो इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो एक संस्था है या कोई व्यक्ति है, वो किसी एरिया में ना फॉरेस्ट को रीजनरेट कर रहा है। तो अब आप सोचो वो फॉरेस्ट को रीजनरेट क्यों कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एक उसका उद्देश्य या रीजन ये होगा या उसका एक लक्ष्य ये होगा कि वो उस एरिया से टिम्बर का प्रोडक्शन करेगा। टिम्बर का प्रोडक्शन करेगा इसका क्या मतलब है, तो देखो कोई व्यक्ति है उसने जाके इस एरिया में फॉरेस्ट को रीजनरेट किया, उसके बाद क्या करेगा वो, जब ये फॉरेस्ट बड़े हो जाएंगे यानी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, उसके बाद वो इसको हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल कर देगा यानी मार्केट में बेच देगा। क्योंकि एक बात तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट में जो लकड़ी की डिमांड रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वहाँ अगर आप चारों ओर देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की आराम से देखने को मिल जाएंगी। जैसे विंडो हो गई, गेट हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई। तो इससे आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि लकड़ी की कितनी ज़्यादा डिमांड रहती है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये क्या कर रहा है, तो टिम्बर का प्रोडक्शन कर रहा है यानी लकड़ी का उत्पादन करके उस मांग को या उस डिमांड को पूरा कर रहा है। इसलिए हमारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो देखो सतत लकड़ी उत्पादन के लिए वनों की स्थापना के लिए अक्सर कृत्रिम पुनर्जनन किया जाता है। इस उद्देश्य का उद्देश्य प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करते हुए लकड़ी के उत्पादों की मांग को पूरा करना है। तो देखो इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सतत का क्या मतलब होता है। तो देखो सतत को इंग्लिश में अगर समझें तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबल। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो सतत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इस तरीके से उपयोग करना कि जो हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर दे और उसकी कमी भी ना हो, उसको हम बोलेंगे सतत या सस्टेनेबल। तो हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लकड़ी की। तो हमें लकड़ी का इस तरीके से प्रोडक्शन करना है कि जो हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा कर दे और जो हमारे वन क्षेत्र हैं उनकी कमी भी ना हो, तब हम इसको बोलेंगे सतत लकड़ी उत्पादन। और सतत लकड़ी उत्पादन के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें करना होगा कृत्रिम पुनर्जनन। क्यों करना होगा, तो इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो होता क्या है, जैसे ये हमारा नेचुरल फॉरेस्ट है, ठीक, और जो इसके आसपास का एरिया ये वाला, यहाँ पे पहले फॉरेस्ट था लेकिन उसको डिफॉरेस्टेशन कर लिया गया यानी काट लिया गया है। तो अब क्या होगा कि अगर हम इसी वाले एरिया से ना टिम्बर का प्रोडक्शन करेंगे तो इससे हमारा वन क्षेत्र कम होता चला जाएगा और जो लकड़ी की डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो डिफॉरेस्टेशन वाला एरिया है ना, यहाँ पे हमें फिर से पेड़ों को उगाना होगा यानी वनों को फिर से रीजनरेट करना होगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी डिमांड है, लकड़ी की जो डिमांड है वो इस वाले एरिया से पूरी होती रहेगी। तब हम इसको बोलेंगे सतत लकड़ी उत्पादन। तो देखो इस उद्देश्य प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करते हुए लकड़ी के उत्पादों की मांग को पूरा करना है। जैसा हमने बताया यानी क्या होगा इस उद्देश्य यानी टिम्बर प्रोडक्शन से कि जो हमारे प्राकृतिक वन है ना उस पर दबाव कम होगा और जो लकड़ी की जो डिमांड है वो हम इस जो कृत्रिम पुनर्जनन हम कर रहे हैं इससे हम पूरी करते रहेंगे। तो यही इसका जो
मेनली जो इसका उद्देश्य है वो ये था। हो सकता है अभी तक ये ऑब्जेक्टिव कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो केवल इतना लिख सकते हैं कि टिम्बर प्रोडक्शन यानी लकड़ी उत्पादन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है कि कृत्रिम पुनर्जनन के द्वारा वनों का निर्माण करके उस एरिया से लकड़ी का उत्पादन करना, ताकि जो मार्केट में लकड़ी की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। आप इतना भी लिख सकते हैं। हालांकि अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं। हालांकि अब हम इसको इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी हिंदी में इतना एक्सप्लेन कर चुके हैं। इंग्लिश में हम केवल एक फास्ट रीडिंग कर देंगे। तो देखो, artificial regeneration is often undertaken to establish forest for sustainable timber production. This objective aim to meet the demand for wood product while reducing pressure on natural forest. अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसको हैं, उसके बाद उसकी कंजर्वेशन पे भी बात कर लेंगे। तो समझने के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द को समझो। देखो, जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। इसमें जो बायो है ना, उसका मतलब होता है जैव या जीव, और जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब होता है विविधता या भिन्नता। यानी आप इसे ये ऐसे भी बोल सकते हो कि अलग अलग प्रकार। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई एरिया है, उस एरिया में जो जीव पाए जा रहे हैं उनमें कितनी विविधता है या वो कितने अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं, उसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये एक फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक। अब इस फॉरेस्ट के एरिया में आप जाते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको अलग अलग प्रजाति के पेड़ देखने को मिलेंगे। बहुत सारी प्रजातियों के यहाँ आपको जानवर देखने को मिलेंगे, पक्षी, कीट, यानी अलग अलग प्रकार के आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये जो विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, जो ये डाइवर्सिटी पाई जा रही है, उसी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब आप ये सोचोगे कि बायोडाइवर्सिटी का हमारे आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट से क्या संबंध है, तो इसको समझने के लिए एक छोटे से सवाल से समझो। जैसे अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि ये बताओ बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा पाई जाएगी, आपके घर के आसपास या जंगलों में। अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी करना चाहें तो अगर आप अपने घर से बाहर निकल के देखेंगे ना, तो आपको गिने चुने प्रजाति के पौधे देखने को मिल जाएंगे, कुछ कीट देखने को मिल जाएंगे, कुछ पक्षी देखने को मिल जाएंगे, कुछ जानवर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सीमित मात्रा में होंगे, ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं होंगे। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, तो अगर आप फॉरेस्ट के एरिया में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रजाति के पौधे देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के कीट, जानवर, पक्षी। तो जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो फॉरेस्ट में बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। और हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू कर क्या रहे हैं, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि हम वनों का निर्माण कर रहे हैं। अब आप सोचो, जब वनों का निर्माण हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है या आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू हम फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को तो संरक्षण मिलेगा ही। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी को भी देख लेते हैं। तो देखो, कृत्रिम पुनर्जनन जैव विविधता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, जिसमें स्थानीय पेड़ पौधों का पुनर्वास किया जाता है और वन्य जीवन के लिए नए आवास स्थान बनाए जाते हैं। इससे जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि अधिकांश जैव विविधता वनों में ही पाई जाती है। इसका क्या मतलब है, तो देखो, कृत्रिम पुनर्जनन जैव विविधता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, अभी हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि हम कृत्रिम पुनर्जनन से वनों का निर्माण करेंगे, और जब वनों का निर्माण होगा तो जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जिसमें स्थानीय पेड़ पौधों का पुनर्वास किया जाता है। ये लाइन आपको समझ में नहीं आई होगी कि स्थानीय पेड़ पौधों क्या मतलब है। तो देखो,
कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी स्थान विशेष पे ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा जो भारतीय शीशम होता है ना, वो आपको भारत के ही क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में देखने को मिल जाए, लेकिन ये मुख्यतः भारत में ही पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू जो ये भारतीय शीशम है ना, इसके वनों का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर आप इसको नेचुरल फॉरेस्ट में देखेंगे तो नेचुरल फॉरेस्ट में ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ मात्रा में हो, ये एक फॉरेस्ट एरिया है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मात्रा में हो और इस एरिया में कुछ मात्रा में हो, लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो अगर अपने मन से यानी आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू जो हम फॉरेस्ट रीजनरेट करते हैं, हम उसमें अपने मन से इन पेड़ों को लगा सकते हैं। यानी जैसे हमने मान लो इसरो में लगा दिया तो क्या है कि स्थानीय पेड़ पौधों को हम पुनर्वास कर सकते हैं, यानी उन्हें अपनी इच्छा से उगा सकते हैं और वन्य जीवन के लिए नए आवास स्थान बना सकते हैं या बनाए जाते हैं। वन्य जीवन से क्या मतलब है? तो वन्य जीवन से मतलब है ऐसे जीव जो वन में रहते हैं उन्हें वन्य जीव कहते हैं। अब आप सोचो, जो वन्य जीव हैं उनके लिए घर क्या होगा, यानी आवास क्या होगा? तो जंगल ही होगा। और हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन थ्रू कर क्या रहे हैं? तो फॉरेस्ट का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट का निर्माण करेंगे तो जो हमारे जीव हैं यानी जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी नए नए आवास स्थान बनेंगे। इससे जैव विविधता को संरक्षण किया जाता है, क्योंकि अधिकांश जैव विविधता वनों में ही पाई जाती है। ये अभी हम आपको एग्जाम्पल दे के भी समझा चुके हैं कि अधिकांश जैव विविधता यानी अधिक मात्रा में जैव विविधता वनों में ही पाई जाती है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना वन्य जीवन वाला यानी वन्य जीव वाला, अगर आप इसको चाहें ना तो आप इसको अलग से भी ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, यानी 3 नंबर डाल के आप लिख सकते हैं वन्य जीव के लिए आवास और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा हो तब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखो, Artificial regeneration aim to enhance biodiversity by reintroducing native tree species and creating habitats for diverse plant and animal species. Through this, biodiversity is conserved because most of the biodiversity is found in the forest area. अब हम चलते हैं अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण। तो देखो, वनों का मृदा संरक्षण में काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि वन मृदा कटाव मरुस्थलीकरण को रोकते हैं और मृदा में पोषक तत्वों को भी बढ़ाते हैं। तो इसको समझो, देखो वनों का मृदा संरक्षण में काफ़ी योगदान होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वन होते हैं ना वो मृदा कटाव को रोकते हैं। ये मृदा कटाव कैसे रोकते हैं? तो इसको इस वाली इमेज में समझो। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक फील्ड है जिसमें सॉइल इरोजन कितनी अधिक मात्रा में हुआ है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है? तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब एक स्थान की मृदा कट के दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं, यानी मृदा कटाव कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में मृदा कटाव हुआ है। अब आप सोचोगे कि जो पेड़ों की जड़ हैं या जो हमारे पेड़ हैं वो मृदा कटाव को कैसे रोक देते हैं? तो देखो, होता क्या है, जैसे ये हमारा पेड़ है, ठीक। अब इस पेड़ की जड़ें क्या होंगी? तो इस तरीके से जमीन में फैली होती हैं, छोटी छोटी भी होती हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी भी जड़ें होती हैं, ठीक इस तरीके से। अब होता क्या है, ये जो जड़ होती है ना ये जो सॉइल होती है उसको पकड़ के यानी जकड़ के रखती हैं, जिससे अगर मान लो पानी इस तरीके से आएगा तो इन्हें ईजिली मतलब ईजी तरीके से बहा के नहीं ले आ पाएगा। इस तरीके से जो मृदा कटाव होता है वो बहुत कम होता है। तो जो आपके वन होते हैं वो मृदा कटाव को भी रोकते हैं। और दोस्तों, वन ऐसे नहीं होते कि एक यहाँ एक पेड़ यहाँ एक पेड़ यहाँ, ये बहुत पास पास में होते हैं इस तरीके से, तो सॉइल का कटना लगभग रुक ही जाता है। दूसरा है जो हमारे वन है ना वो मरुस्थलीकरण को भी रोकते हैं। मरुस्थलीकरण का क्या मतलब होता है? तो इसको आप एक इमेज में समझो कि मरुस्थलीकरण का क्या मतलब होता है। तो देखो, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है जब उपजाऊ भूमि रेत में कन्वर्ट होने लगती है या वो बंजर हो जाए, उसी को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। यहाँ पे आप कोई कृषि कार्य नहीं कर पाएंगे, जैसे खेती हो गई, या यहाँ पे आप वानिकी नहीं कर सकते, यानी पेड़ों को उगाएंगे तो यहाँ वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ आपको पेड़ देखने को भी नहीं मिलेंगे आसपास के एरिया में। कुछ गिने चुने ही प्रजाति के पौधे ऐसे
होते हैं जो ऐसे एरियाओं में ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि झाड़ियाँ हो गई या कुछ और प्रजाति के पौधे हो गए, जैसे नागफनी हो गई। एक सीमित मात्रा में आपको ये देखने को मिलेंगे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वन जो होते हैं वो मरुस्थलीकरण को कैसे रोक देते हैं, तो इसको समझो। जैसे आपने भी देखा होगा, अगर आप ऐसे एरिया में जाते हैं ना जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पर नमी की मात्रा और जो टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी कम रहता है। यहाँ हम आपको एक बात और बता देते हैं, जो मरुस्थलीकरण होता है यानी जो भूमि रेत में कन्वर्ट होती है, उसके सबसे बड़े दो कारण होते हैं। पहला होता है टेम्परेचर का अधिक होना और दूसरा होता है मृदा में नमी की कमी होना। यानी जब आपकी सॉइल में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, तब मृदा जो होती है वो मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट होने लगती है। तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके आसपास के एरिया में एक तो नमी ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर भी अधिक रहता है। आपने देखा होगा, अगर आप गाँव से हैं, कि बहुत सारे लोग गर्मियों के दिनों में ना पीपल के पेड़ के नीचे, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके नीचे चले जाते हैं। वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, आप वहाँ पे बिना पंखा के आराम से सो सकते हो। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि जो पेड़ होते हैं ना वो टेम्परेचर को कम करते हैं। जैसे कि और मान लो इस एरिया में पेड़ लगे हुए होते हैं ना, जो ये बहुत दूर तक आप ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ एरिया है, अगर इस एरिया में पेड़ होते ना तो आज इसकी ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता और यहाँ पर जो नमी है वो भी काफ़ी कम मात्रा में होती। तो इस वजह से जो ये भूमि है वो मरुस्थलीकरण में कन्वर्ट नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे वन होते हैं वो मरुस्थलीकरण को कैसे रोकते हैं। और ये मृदा में भी पोषक तत्वों को भी बढ़ाते हैं। पोषक तत्व कैसे? जैसे ये एक पेड़ है, ठीक, अब क्या होगा, इस पेड़ से पत्तियां टूटेंगी, डाली टूटेंगी, ये सब कहाँ जाती हैं? सॉइल में ही जाती हैं और सॉइल में जाके मिल जाती हैं। तो इस तरीके से मृदा में पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सॉइल कंजर्वेशन बिकॉज फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन एंड ऑल्सो इंक्रीज द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अब दूसरे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन सॉइल कंजर्वेशन बाय प्रिवेंटिंग इरोजन, इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रमोटिंग सॉइल स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं अपने चौथे ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है रिसर्च एंड एजुकेशन, अनुसंधान और शिक्षा। तो देखो इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा हार्ड ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इसको समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में लिखेंगे तो एग्जाम में चल जाएगा। देखो रिसर्च एंड एजुकेशन का क्या मतलब है, तो जो हमारे आर्टिफिशियल रीजनरेशन फॉरेस्ट है ना, वो प्रॉपर तरीके से लगे होते हैं। इस तरीके से आप अपनी मन से इसमें जो चाहें पौधे लगा सकते हैं। जैसे मान लो इस एरिया में आपने भारतीय शीशम लगा दिया, यहाँ शहतूत लगा दिया और यहाँ आपने कोई अन्य प्रजाति का पौधा लगा, चीड़ का पौधा लगा दिया, जो आप अपने हिसाब से लगाना चाहें। तो क्या होता है, अगर आपको कोई रिसर्च का काम करना है, जैसे आपको भारतीय शीशम पर कोई रिसर्च का काम करना है, तो आप आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेचुरल फॉरेस्ट में क्यों नहीं? तो देखो जो आपके नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं ना, वो सही से लगे हुए तो हम लगाते तो है नहीं, वो अपने हिसाब से ही ग्रो करते हैं। जैसे मान लो भारतीय शीशम का एक पौधा यहाँ, तो जरूरी नहीं इस तरीके से भारतीय शीशम के पौधे लगे हो, नहीं, अगर एक यहाँ है तो हो सकता है एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ रिसर्च करनी, तो आप उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से कि आप आर्टिफिशियल रीजनरेशन वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ आप कर पाएंगे। और आपको अगर कोई एजुकेशन में काम करना है, यानी जैसे आपको सिल्वीकल्चर की कई सारी टेक्निक होती हैं, जैसे आपको प्रूनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो आप यहाँ बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। अब इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। तो देखो कृत्रिम पुनर्जनन वानिकी पारिस्थितिकी और जैव विविधता में अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ये सिल्वीकल्चर तकनीकों का परीक्षण करने और वन पर मानव हस्तक्षेप के प्रभावों को समझने का अवसर प्रदान करता है। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको वानिकी में या जो वन की पारिस्थितिकी है, यानी जो इकोलॉजी है, या उस वन में जो जैव विविधता है, अगर उस पर अनुसंधान करना है या वहाँ पर एजुकेशन
का कोई काम करना है तो आप आर्टिफिशियल रीजनरेशन जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से लगे होते हैं। अगर आप नेचुरल फॉरेस्ट में करेंगे तो आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी, लेकिन कृत्रिम जो आपके कृत्रिम पुनर्जनन वानिकी है जो वन है वहाँ बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपको सिल्वीकल्चर तकनीकों का परीक्षण करना है, सिल्वीकल्चर तकनीक जैसे कि आपकी ट्रीनिंग हो गई, थिनिंग हो गई, प्रूनिंग हो गई, ये सब क्या है? सिल्वीकल्चर तकनीक है। अगर आप इनको अगर परीक्षण करना चाहते हैं, इनका उपयोग करना चाहते हैं तो आप नेचुरल फॉरेस्ट में जाके थिनिंग नहीं करेंगे या वहाँ जाके आप पेड़ों की काट छटाई नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि आप ये जो सारे काम करते हैं वो करते हैं आप कृत्रिम पुनर्जनन जो वन है यानी जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट है वहाँ। क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से लगे होते हैं और वहाँ पर हम जो चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये वनों पर मानव हस्तक्षेप के प्रभावों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। यानी कोई मानव बार बार वनों में जा रहा है या कोई काम कर रहा है तो क्या उसका प्रभाव वनों पर पड़ सकता है, इसको भी हमें समझने का ये अवसर देते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसको इंग्लिश में। तो देखो, आर्टिफिशियल रीजनरेशन सर्व्स यानी प्रोवाइड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इट्स प्रोवाइड टेस्ट सिल्वीकल्चर टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। दोस्तों, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा हार्ड था। अब हम चलते हैं अपने 5वें ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है रीस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरिया यानी खराब क्षेत्रों का उपयोग। इसका क्या मतलब है? तो देखो, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर प्राकृतिक तरीके से फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये एक फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक, और जो इसके आसपास का एरिया था यहाँ पे पहले वन था, लेकिन अब वन यहाँ के काट लिए गए हैं। लेकिन ये जो वन है ये मान लो राजस्थान में है, यहाँ पे बारिश भी कम होती है, इस वजह से इनका खुद ग्रो करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू हम ऐसे क्षेत्रों में वन उगा सकते हैं। अब आप सोचोगे आर्टिफिशियल रीजनरेशन से कैसे उग सकते हैं जब नेचुरल तरीके से नहीं उगे? तो देखो, आर्टिफिशियल रीजनरेशन को करता कौन है? तो मनुष्य करता है। अब मनुष्य करेगा तो उन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो उन्हें प्रोवाइड करेगा, जैसे पानी हो गया, खाद हो गया, और पूरी इनकी देख रेख करेगा, तो ये इजी तरीके से यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। इसको इस वाली इमेज में भी आप समझ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पहले यहाँ पे वन हुआ करता था, लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन कर लिया गया। अब इस एरिया में दोबारा वन का होना लगभग बहुत मुश्किल है, हालांकि कोशिश कर रहा है। यहाँ नेचुरल फॉरेस्ट देखो, यहाँ पे ये निकल रहा है इस तरीके से, हालांकि जो वन है वो नेचुरल तरीके से शायद बन भी जाए, लेकिन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं बनेगी। जैसे मान लो ये पेड़ बन गया, एक ये, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अधिक संख्या में पेड़ नहीं होंगे। तो यहाँ क्या ज़रूरत है? तो यहाँ ज़रूरत है आर्टिफिशियल रीजनरेशन की। आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होगा, मनुष्य अपने हिसाब से, जैसे मान लो इस तरीके से लगा रहा है तो यहाँ पौधा लगाएगा, है इस तरीके से वो पौधे लगा देगा, तो इस तरीके से जो एरिया है वहाँ पर वन तैयार हो जाएगा। तो यही हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव है, यानी ऐसे एरिया जो खराब हैं, जहाँ पर वन अपने आप ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ पर हम वनों को ग्रो करा सकते हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू। तो उन क्षेत्रों में दोबारा से वनों को उगाना जहां वनों को काट लिया है, यानी डिफॉरेस्टेशन, या आग के कारण नष्ट हुए वन क्षेत्र या अन्य किसी कारण नष्ट हुए वन क्षेत्रों में फिर से वनों को उगाना। यानी देखो, कहने का मतलब है कि अगर अब वन ऐसे एरिया में है जहां उसको काट लिया गया है, वो नष्ट हो गया और वो दोबारा से ग्रो नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल के लिए मान लो राजस्थान के किसी एरिया में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, अगर उसको काट लिया गया तो क्या वो दोबारा से वहाँ ग्रो कर पाएगा? अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ उतनी उसको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। जैसे वहाँ उसको पानी चाहिए होगा या खाद या और भी चीज़ चाहिए होंगी, वो उसको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन करके वहाँ पे फॉरेस्ट को तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन करेंगे तो पौधे को जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो चीज़ हम देंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल रीजनरेशन करता कौन है? मनुष्य करता है। अब मनुष्य करेगा तो पौधे को जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो उसको प्रोवाइड करा देगा। इससे जो हमारे वहाँ फॉरेस्ट है वो इजी तरीके से बन जाएंगे। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो वन ऑफ द प्राइमरी
ऑब्जेक्टिव इज टू रीस्टोर एरिया that have been degraded due to deforestation, wildfire or other human activity. Artificial regeneration aim to rehabilitate यानी पुनर्वास these areas by establishing new forest। अब हम चलते हैं अपने छठे ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है इकोनॉमिक बेनिफिट यानी आर्थिक लाभ। तो देखो, हमें वनों से काफ़ी आर्थिक लाभ होता है यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। पहला हो जाता है टिम्बर के रूप में, यानी जो वनों से टिम्बर मिलती है उसको हम सेल कर सकते हैं। दूसरा मिलता है, जैसे आपके वन होते हैं तो वहाँ से आपको शहद मिल जाता है, वनों से आपको फल फ्रूट मिल जाता है और भी कई चीज़ें मिल जाती हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे वन होते हैं ना, उससे हमें काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है। अब हम इसको देख लेते हैं। वनों को लगाने से किसान या अन्य लोगों को काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि वनों से कीमती लकड़ी के उत्पादन के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है, क्योंकि वनों को लगाने से लेकर कटाई तक काफ़ी कार्य रहते हैं। जैसे वनों को लगाना यानी ट्री प्लांटिंग, वन प्रबंधन और वनों की देखरेख। देखो, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्टिफिशियल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट की। यानी अगर हम किसी एरिया में वनों को रीजनरेट करते हैं तो पहला हमें क्या मिलेगा, वहाँ से मिलेगी कीमती लकड़ी। यहाँ कीमती लकड़ी का मतलब ऐसी लकड़ी से नहीं है जो बहुत ज़्यादा कीमती है, मतलब कहने का मतलब है कीमती लकड़ी ऐसी लकड़ी होती है जिसको हम सेल कर सकते हैं, उसको हम कीमती लकड़ी बोलते हैं, और कोई इसका मतलब नहीं है। यानी ऐसी लकड़ी जिसको हम बेच सकते हैं वो कीमती लकड़ी है। तो क्या होगा कि जो हमारे आर्टिफिशियल रीजनरेशन हम कर रहे हैं वहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो पहला हमें लकड़ी मिल जाएगी, और जो लकड़ी मिलती है ना वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, क्योंकि जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वनों से बहुत अधिक मात्रा में होता है। दूसरा है, यहाँ से हमको रोजगार भी मिलेगा। रोजगार कैसे मिलेगा, क्योंकि वनों को लगाने से लेकर कटाई तक काफ़ी कार्य रहते हैं। जैसे वनों को लगाना, अगर आप किसी एरिया में फॉरेस्ट को लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं, या कोई संस्था है वो लगवा रही है, तो वो खुद तो लगाएगी नहीं, उसे लोगों की आवश्यकता होगी लगाने के लिए। तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। वन की मैनेजमेंट भी होता है, जैसे जब वन हमारे ग्रो करते हैं तो वहाँ हमें थिनिंग भी करनी होती है, प्रूनिंग यानी काट छाट भी करनी होती है, तो कई सारे काम रहते हैं, तो उसके लिए भी। और तीसरा, वनों की देखरेख के लिए भी हमें लोगों की ज़रूरत होती है, इससे रोजगार का भी सृजन होता है। हो सकता ही ऑब्जेक्टिव अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो वो लोग केवल इतना लिख के आ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो वनों से काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि वनों से हमें टिम्बर मिल जाती है और भी कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे शहद हो गया, फल फ्रूट हो गए और पत्ते हो गए, जैसे तेज पत्ता हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो आप केवल इतना लिख के आ सकते हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देना तो वो काम चल जाएगा। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो स्टेबलाइजिंग न्यू फॉरेस्ट थ्रू आर्टिफिशियल रीजनरेशन कैन स्टिमुलेट यानी प्रोत्साहित करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ट्री प्लांटिंग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड सेलिंग वुड्स यानी टिम्बर को सेल करना। अब हम चलते हैं अपने साथ में ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया यानी वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि। तो देखो दोस्तों, हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू वनों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारा वन क्षेत्र है ना उसमें वृद्धि होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो केवल इस क्षेत्र में वन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रीजनरेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो इसके आसपास के एरिया भी हैं उसमें भी वन क्रिएट होने लगेंगे यानी बनने लगेंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो हमारे वन क्षेत्र है ना उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो देखो, फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए, परंतु ये केवल 24.62% में है। इसलिए इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना भी है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है ना उसके अनुसार हमारे देश में 33% भाग में वन होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, तो मान लो ये भारत है, ठीक, और इसका जो 33% एरिया यानी कुल क्षेत्र का जो 33% भाग है ना उसमें वन होने चाहिए।
लेकिन है कितने में, तो है 24.62% में, सॉरी 24.62% में। तो इसको ज़रूरी है कि बढ़ाया जाए। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन करेंगे। आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू हम फॉरेस्ट लगाएंगे, और जब फॉरेस्ट लगाएंगे तो वन एरिया भी बढ़ेगा। तो ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि इससे क्या होगा कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि होगी। अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो देखो, According to forest policy, there should be forest in 33% of the total area of the country, but it's only 24%. In hence, its important objective is also to increase the forest area. अब हम चलते हैं अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन का नियंत्रण। तो देखो दोस्तों, जो हमारे पेड़ होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक क्लाइमेट चेंज को रोक के रखते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन को रोक के रखते हैं। कैसे, तो देखो, जो क्लाइमेट चेंज का होने का सबसे बड़ा कारण है वो है कार्बन का अधिक होना वायुमंडल में। और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो इसी कार्बन को संतुलन करके रखते हैं। कैसे, तो एक बात तो हम सभी जानते हैं, और हम तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कार्बन को लेते हैं, यानी CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल है ना, उसमें कार्बन का संतुलन बना होता है। लेकिन अगर पेड़ों की कमी होगी तो उसका परिणाम क्या होगा, जो हमारे वायुमंडल है उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, और कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो जो क्लाइमेट चेंज है वो हमें देखने को मिलेगा। यही आजकल हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि जो पेड़ हैं वो लगातार काटे जा रहे हैं। अब जो हमारे पेड़ हैं जब वो कम होंगे तो क्या कार्बन की मात्रा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, वही आज हम देख रहे हैं। तो इसे कंट्रोल के लिए हमें क्या करना होगा, तो पेड़ों को लगाना होगा। और हम आर्टिफिशियल रीजनरेशन के थ्रू भी तो पेड़ ही लगा रहे हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम इसके द्वारा क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने आप तब रुक जाएगा जब पेड़ों की बहुत अधिक मात्रा होगी और वो कार्बन को बैलेंस कर देगा। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। तो देखो, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है, जिसको वन काफ़ी हद तक कम करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन को ग्रहण करते हैं। वही बात जो अभी हमने आपको बताई। The biggest problem at present time is climate change, which forests have the ability to reduce to a great extent because forests absorb carbon during photosynthesis। दोस्तों, वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो में आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।